नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप सब जानते हैं हम आज बहुत दिनों बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं और हम चर्चा कर रहे थे नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएस में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। एक क्लास हो गई थी और आगे की चर्चा हम आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो आर्टिकल 42 तक हमने नीति निर्देशक तत्वों को जान लिया था। आज हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 43 से शायद एंड तक, आज 51 तक हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं 43 से। तो देखिए 43 क्या कहता है। 43 कहता है कि जो जो जैसे 41 कहता है कि काम दीजिए, 42 कहता है कि काम की उचित दशाएं दीजिए। तो 43 क्या कहता है। 43 कहता है कि इतना वेतन तो दीजिए जिससे जो जीवन है उसका निर्वाह क्या हो सके, आसानी से हो सके। यानी जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात कौन करता है, 43 करता है। क्या कहता है देखिए 43 जीवन निर्वाह योग्य वेतन, जीवन निर्वाह योग्य वेतन दीजिए जिससे क्या हो सके, जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। देखिए 41 क्या कहता है। 41 कहता है कि काम दीजिए, ठीक है। 42 कहता है काम के लिए उचित दशाएं दीजिए, उचित दशा दीजिए। तो 43 क्या कहता है कि काम दे दिया, उचित दशा दे दी, कम से कम इतना वेतन तो दीजिए जिससे जीवन क्या क्या हो सके, निर्वाह आसानी से हो सके और जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके। अब हमने बात की 43 की। तो 43 में दो धाराएं और है, 43A और 43B। कैपिटल ए इसका मतलब इसको क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। यानी जो उद्योग धंधे हैं उनमें क्या श्रमिकों की भागीदारी, श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा कौन कहता है, आर्टिकल 43A। यानी जो उद्योग धंधे हैं, जो कारखाने हैं, उनमें श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। और 43B क्या कहता है, 43B कैपिटल बी इसका मतलब इसको भी क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया है। क्या कहता है 43B कि जो सहकारी संस्थान है, सहकारी संस्थानों की जो स्थापना है उसको क्या मिले, बढ़ावा मिले। ऐसा प्रतिबंध कौन करे, राज्य करे। तो देखिए 43 आर्टिकल है वो कहता है जीवन निर्वाह योग्य क्या दीजिए, वेतन दीजिए। 43A है वो कहता है उद्योग धंधे हैं उनमें श्रमिकों की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित की जाए और जो सहकारी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना की जाए, उसको बढ़ावा मिले। ये कौन कहता है, 43B। इसको कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन 2011 में, ठीक है, 43B को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की, 44 की। 44 क्या कहता है, 44 कहता है समान नागरिक सिविल संहिता, यानी कॉमन सिविल कोड, ठीक है। समान नागरिक सिविल संहिता यानी कि अगर देश एक है तो सबके लिए क्या जो कानून है वो कायदे हैं वो सबके लिए क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। 98 से 99% मामलों में तो हमारे देश में जो नागरिक सिविल संहिता कोड है वो लागू है, 1 से 2% में लागू नहीं है। कौन कौन से में लागू नहीं है, जैसे जो विवाह है, गोद है, या जो उत्तराधिकारी है, या जो तलाक है, ऐसे जो मामले हैं इनमें क्या है, अलग अलग हैं, सबके लिए समान कानून नहीं है। जैसे जो मुस्लिमों के लिए है, मुस्लिम समुदाय है, उसमें जो विवाह है, गोद है, जो गोद लेने वाला है,
या उत्तराधिकार है या जो तलाक है, इनके नियम क्या है, अलग हैं। और जो अधिकांश मामले हैं उनमें क्या है, सिविल संहिता कोड है, यानी सबके लिए क्या है, समान कानून है। जैसे सभी आपराधिक, जैसे कोई भी आपराधिक मामले हो उनमें सबके लिए क्या है, समान नियम और सबके लिए समान कानून है। तो आर्टिकल जो 44 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 44 क्या कहता है कि समान नागरिक सिविल संहिता, यानी अगर देश एक है तो सबके लिए क्या, जो कानून जो कायदे हैं वो सबके लिए क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। इसकी बात कौन करता है, 44 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं 45 की। तो जो 45 आर्टिकल है उसमें मूल रूप से लिखा हुआ क्या था, मूल रूप से लिखा हुआ था कि जो जन्म से जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका पालन पोषण, उनकी अनिवार्य शिक्षा कौन देगा, राज्य देगा। इसमें बाद में संशोधन किया गया और इसके तहत इसको क्या दिया गया, आर्टिकल 21A हमने मौलिक अधिकारों में पढ़ा था। आर्टिकल 20A 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और क्या कहा गया उसमें, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या, अनिवार्य शिक्षा कौन देगा, राज्य देगा, ऐसी व्यवस्था करेगा। 21A में क्या कहा गया है, 86वें संविधान संशोधन के, हालांकि ये जो मूल रूप से कहाँ लिखी हुई थी, 45 में, कहाँ से, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। इसमें 2009 में सुधार किया गया और कहा गया कि 0 से 14 वर्ष, ठीक है, 0 से 14 वर्ष तक की बच्चों की जो निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा है उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। ये कौन करता है, आर्टिकल 21A जो क्या है, एक मूल या मौलिक अधिकार है। अब जो हाल में नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो ये आयु है इसका निर्धारण आने वाले टाइम में होगा 3 से 18 वर्ष, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को क्या, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। इसको करीब करीब वहां से हटा दिया गया है और इसको मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21A के तहत जहां पहले कितनी थी, 6 से 14, बाद में 2009 में कितनी कर दी गई, 0 से 14, और अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके तहत क्या होगी, 3 से 18 वर्ष। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 46 है उसकी। तो आर्टिकल 46 है वो क्या कहता है कि जो SC ST है, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इनके लिए सामाजिक, राजनीतिक और जो आर्थिक प्रकार का जो कोई भी शोषण हो उनका नहीं हो। जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, किनका, SC ST यानी अनुसूचित जो जाति और जनजाति है उनका। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा। यानी राज्य SC और ST है, यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको क्या प्रदान करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा, उनको बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का क्या करेगा, कार्य करेगा। ये बात थी आर्टिकल 46 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47 की। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राज्य के प्राथमिक दायित्व हैं उनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो कौन से आर्टिकल में है, बहुत ही महत्वपूर्ण 47 में। 47 में जो राज्य के प्राथमिक दायित्व हैं वो क्या है, 3 प्राथमिक दायित्व हैं।
एक तो यानी लोगों का जो पोषाहार स्तर है उसको सुधारा जाए, जीवन स्तर है उसको सुधारा जाए, और क्या स्वास्थ्य सुधार का ख्याल रखा जाए। ये तीन जो प्राइमरी ड्यूटीज है, जो प्राथमिक दायित्व है राज्य के, किनके प्रति, नागरिकों के प्रति। ठीक है, तो क्या कहता है 47 को आप दो भागों में याद रखें। नंबर 1 है प्राथमिक दायित्व, यानी राज्य के 3 प्राथमिक दायित्व है। कौन कौन से? पोषाहार स्तर को सुधारा जाए, पोषाहार स्तर, दूसरा जीवन स्तर को सुधारा जाए, और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य सुधार का क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए। ठीक है, और क्या कहता है 47, यानी जो मादक पदार्थ हैं, यानी जो नशीले पदार्थ हैं, जो स्वास्थ्य वर्धक नहीं हैं, जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उन पर रोक कौन लगाएगा, राज्य लगाएगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 47 कहता है। तो जो प्राथमिक दायित्व है राज्य के, उनका उल्लेख कहाँ है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी जो प्राइमरी ड्यूटीज हैं उनका उल्लेख कहाँ है, तो कहाँ है, आर्टिकल 47 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48 की। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल 48। वो क्या कहता है कि जो गाय है, जो बछड़ा है, यानी जो पशु हैं, उनकी हत्या पर रोक लगाया जाए और नस्ल सुधार का कार्यक्रम चलाया जाए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 48। दो टुकड़ों में आप याद रखें, यानी गाय, बछड़ा व पशुओं की हत्या पर रोक, कौन कहता है, आर्टिकल 48। और क्या कहता है 48 जो 48 और क्या कहता है, वो कहता है कि जो कृषि और जो पशुपालन है, कृषि व पशुपालन है, उनको क्या आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा क्या किया जाए, सुधारा जाए। यानी नए नए प्रयोग किए जाए, किसमें, कृषि व पशुपालन में। ये बात भी कौन कहता है, आर्टिकल 48 एक कहता है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया, धारा जोड़ी गई है 48A, कैपिटल ए आ गया है, इसका मतलब है बाद में जोड़ा गया है। क्या कहता है 48A कहता है कि इन जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षण देगा राज्य। ये बात कौन कहता है, आर्टिकल 48। ये जो वन्य और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करेगा राज्य। ये राज्य का क्या है, दायित्व है। कौन कहता है, आर्टिकल 48A। पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है। वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किसको, आर्टिकल 48 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं 49 की। तो 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक स्थल हैं, यानी जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित जो स्मारक स्थल हैं, उनका जो प्रबंधन है या जो उनका जो देख रेख है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 48। तो जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं,
उनको घोषित कौन करता है? तो जो भारतीय जो पुरातत्व विभाग है, कौन? भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये किनके? राष्ट्रीय महत्व के क्या जो स्मारक हैं, किनकी दृष्टि से? कलात्मक व ऐतिहासिक दृष्टि से। यानी जो कलात्मक व ऐतिहासिक दृष्टि से जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, उनका संरक्षण कौन करेगा? राज्य करेगा। और इनका जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनको घोषित करने का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग यानी इंडियन जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जो हमारी लोक सेवाएं हैं, ठीक है, उनमें न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका तो अलग अलग हैं, फिर इनको अलग अलग करने की बात क्यों कर रही है? तो जो हमारे स्वतंत्रता से पहले जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिला कलेक्टर को डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी इसके पास वो सब पावर हैं जो एक न्यायाधीश के पास होती हैं, वो सब पावर होती है किसके पास? डीएम के पास। जैसे एसडीएम है, एसडीएम बोलते हैं, हालांकि वो होता क्या है? एसडीओ होता है। ठीक है, तो ऐसा हस्तक्षेप जो न्यायपालिका है, जो कार्यपालिका वो न्यायपालिका में नहीं करे, यानी इनको अलग अलग रखा जाए। ऐसी व्यवस्था कौन करता है? ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन कहता है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। ठीक है, अब हम बात करते हैं 51 की। क्या है? 51 जो हमारी विदेश नीति है उसका संवैधानिक आधार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51 है। किसका? जो हमारी विदेश नीति है उसका आधार कौन सा? आर्टिकल 51। ठीक है, जो आर्टिकल 51 है वो क्या है? हमारी विदेश नीति का क्या है? संवैधानिक आधार है। हमारी विदेश नीति का संवैधानिक आधार कौन सा है? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51 नहीं सॉरी, आर्टिकल 51। ठीक है, तो जो ये चार बातों को स्पष्ट करता है आर्टिकल 51, कौन कौन सी? नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की क्या? अभिवृद्धि। नंबर 2 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध को क्या? बढ़ावा। ठीक है, नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय संधि व विधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। क्या करना? आदर बढ़ाना। ठीक है, तो लास्ट है वो क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं,
अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कैसे हो? मध्यस्थता से। कैसे? मध्यस्थता से। ठीक है। तो जो आर्टिकल 51 है वो हमारे विदेश नीति का क्या है? संवैधानिक के आधार है। 4 बातों को स्पष्ट करता है। कौन कौन सी? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बहिर्वादी का कार्य करेगा राज्य। अंतरराष्ट्रीय न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बढ़ाने का कार्य करेगा कौन? राज्य। अंतरराष्ट्रीय संधि और जो विधि है उनकी जो बाध्यताएं हैं उनके प्रति आदर बढ़ाने का कार्य करेगा कौन? राज्य। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए किसका क्या काम में लिया जाएगा? जो मध्यस्थता होती है उसको क्या किया जाएगा? काम में लिया जाएगा। ठीक है। तो अब करीब करीब जो आर्टिकल हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, 36 से 51 तक है। तो देखिए क्वेश्चन उठता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? तो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है। आयरलैंड ने कहां से लिए थे? स्पेन से। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। कहते हैं कि इनमें बड़ा कौन है, इनमें छोटा कौन है। तो सबसे पहले विवाद होता करने दोराइजन बनाम मद्रास राज्य विवाद। कब हुआ था? 1951 में। ठीक है। तो इसमें इस विवाद में क्या कहा गया? न्यायालय ने क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन पर बड़े कौन हैं? मौलिक अधिकार हैं। फिर बार बार इस पर विवाद हुए, अनेक विवाद उठे, अनेक मामले कोर्ट में गए। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था उसमें इंदिरा गांधी सरकार ने क्या कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस पर हैं? जो मौलिक अधिकार है, जो मूल कर्तव्य हैं उन पर क्या है? भारी है। उन पर उनको क्या दी जाए? तरजीह है दी जाए। ठीक है। तो फिर 1980 में एक मामला आया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ विवाद। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन सबको बंद कीजिए, इनमें से न तो कोई बड़ा है न ही कोई छोटा, ये एक ही सिक्के के क्या है? 2 पहलू है। यानी जो हमारे संविधान की जो नींव है वो इन दोनों के संतुलन पर ही टिकी हुई है। इनमें से न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। कब? 1980 में जो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो विवाद हुआ था उसमें। ठीक है। तो अंतिम जो निर्णय है वो 1980 में क्या दिया गया कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, या एक ही रथ के क्या है? 2 पहिए हैं। यानी एक जो रथ का जो पहिए है अगर एक खराब हो गया या एक बाहर निकल गया तो दूसरा किसी काम का नहीं है। मतलब हमारे लिए दोनों ही क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। तो आज हमने चर्चा कर ली है नीति निर्देशक तत्वों की, यानी जो हमारा संविधान है उसके भाग 4 की। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल 51A है या 51K है उसकी, यानी जो मूल कर्तव्य हैं उनकी। ठीक है। तब तक के लिए